आई होप आप सबने ज्वाइन कर लिया हो। अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे कि आप में से वॉक्सल साइज की बात कर रहे थे। वॉक्सल साइज की बात कर रहे थे। ठीक है। तो वॉक्सल हमने बात, जब हम कैमरा लेने जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं उससे कि भाई कितने पिक्सल्स का कैमरा है। जितना ज्यादा पिक्सल्स का कैमरा होता है उतना ज्यादा क्या होता है, अच्छा होता है। यानी कि पिक्सल्स अच्छा का होता मतलब यह है कि जितने स्मॉलर पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा इमेज बेहतर बनेगी। ठीक है। इसी तरह उतनी ज्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन मैंने क्या बताया था, व्हाट वाज स्पेशल रेजोल्यूशन? टू टू सेम डिफरेंट। इमेजेस को डिफरेंशिएट करना। बिल्कुल। उतनी ज्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। कितनी ज्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन होगी? जितना कम वॉक्सल साइज होगा। जितना कम वॉक्सल साइज होगा यानी कि उतने ज्यादा वॉक्सल्स होंगे उस इमेज में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई? और वॉक्सल क्या है? वॉक्सल एक क्यूबॉइडल एलिमेंट है। यानी कि अगर आप एक रेडियोग्राफ ले रहे हैं तो उसका एक क्यूबॉइडल एलिमेंट वॉक्सल है। अब वॉक्सल जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा एक्सरे की स्पेशल रेजोल्यूशन बेहतर होगी। तो आपने जब भी आपके पास कोई आता है आपका अपना सीबीसीटी का अपना सीबीसीटी का वो लेके ब्रूशर लेके कि आप हम अपने पेशेंट का सीबीसीटी हमारी लैब से करवाएं, तो आप उससे पूछेंगे भाई तुम्हारी लैब का क्या है वॉक्सल साइज। अगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता वॉक्सल साइज, तो आप बोलेंगे भाई तुम अपनी तुम्हारी जो मशीन है तुम उसकी मुझे स्पेसिफिकेशंस बताओ ताकि मैं उसको चेक करूं। ठीक है। जो अच्छी मशीन्स होती हैं जो कि एंडोडोंटिक्स के लिए काबिल मशीन्स होती हैं उनका वॉक्सल साइज याद रख लें, 0.007 टू 0.6 होता है। कितना? 0.076 टू 0. 7.6 to 0.6 मिलीमीटर। 0.6। ठीक है जी। तो 0.076 टू 0.6 मिलीमीटर होता है। एंडोडोंटिक्स के लिए आपको लेस देन 0.3 ही चाहिए होता है। अगर आपको कोई भी एंडोडोंटिक्स की डायग्नोसिस करनी है या एंडोडोंटिक्स की ट्रीटमेंट असेसमेंट करनी है तो कितना चाहिए होता है? 0.3 ही चाहिए। 0.07। 0.3 से कम ही चाहिए होता है। और 0.076 से स्टार्ट हो जाता है। आप समझ सोचें 0.076 है। और अगर आपको पता चल जाए कि एमडीसीटी का कितना होता है तो आप परेशान हो जाएंगे। जो मेडिकल ग्रेड सीटी स्कैन है उसकी उसका वॉक्सल साइज 0.5 से शुरू होता है। इसका वॉक्सल साइज 0.6 मैक्स होता है, उसका 0.5 से शुरू होता है और 1 सेंटीमीटर तक जाता है उसका। यानी कि उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है एज कंपेयर टू द सीबीसीटी। ठीक है। लेकिन जैसे हमने पहले बताया था उसकी कैपेबिलिटी कहाँ बेहतर होती है? सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग में। और इसकी कैपेबिलिटी कहाँ बेहतर होती है? हार्ड टिश्यू इमेजिंग में। तो हमने जो बातें की हैं वॉक्सल में और वॉक्सल के साइज में, हमने क्या बातें की हैं कि वॉक्सल एक क्यूबॉइडल एलिमेंट है। ठीक है। वॉक्सल जिस तरह एमडीसीटी में एक पिक्सल होता है उस तरह वॉक्सल है। वॉक्सल जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा बेहतर स्पेशल रेजोल्यूशन। बेटर और स्पेशल वॉक्सल एडिशन होगी। साइज एंडोडोंटिक्स के लिए जो यूज हुआ जाता है वो 0.076 टू जीरो जीरो पॉइंट सेवन थ्री हुआ जाता है। सिक्स 0.6। सीबीसीटी में 0.076 टू 0.6 तक का जीरो रेंज पॉइंट है। सिक्स मिलीमीटर 0.6 मिलीमीटर का रेंज है। हमें इस रेंज की वजह से एक जो डायग्नोस्टिक यील्ड मिलती है, डायग्नोस्टिक एक्सरे की यील्ड मिलती है, सीबीसीटी की यील्ड मिलती है, वो बहुत क्लैरिटी के साथ मिलती है। तो अब याद रहे अगर कोई आता है और वो आपको बोलता है कि क्योंकि कुछ मशीन में आया है इस तरह कि वो 0.4 की मशीन होती है, सिर्फ से वॉक्सल साइज उनके अंदर एक ही होता है 0.4। और अगर आपके पास आपके पास सीबीसीटी का सॉफ्टवेयर है, मेरे पास है, अगर टाइम होता तो मैं जरूर दिखाता, तो उसमें वॉक्सल साइज मेंशन भी होता है ऊपर। तो एक ही सीबीसीटी में आप वॉक्सल साइज को चेंज भी कर सकते हैं। जब आप वॉक्सल साइज को चेंज कर देते हैं, जब आप बिल्कुल ही कम वॉक्सल साइज कर देते हैं तो आपको वो एक बड़ी सी इमेज दिखा देता है। और जैसे आप वॉक्सल साइज को मतलब ब्लर्ड सी इमेज दिखा देते, जैसे आप वॉक्सल साइज को छोटा कर देते हैं तो इमेज का रेजोल्यूशन बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये एक्सरे के सॉफ्टवेयर में भी मौजूद होता है कि आप उस वक्त भी पिक्सल्स को
कम और ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई छोटी सी चीज देखनी है तो आप उसको 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 आप उस पे लेकर जाके उसके पिक्सल्स को बिल्कुल कम कर दें तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ जाएगी। ठीक है, तो जब आपके पास सीट कोई आएगा सीबीसीटी का लेके अपना मंजन लेके आएगा तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे? सबसे पहले तुम्हारी जो मशीन है उसका पिक्सल साइज का पूछेंगे उससे। साइज की क्या वॉक्सल डायमेंशन है। साइज। ठीक है, तो पहला पैरामीटर याद हो गया वो, वॉक्सल साइज। पहला पैरामीटर याद हो गया आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीसीटी का। मैं ये वाला चैप्टर मेरा वैसे यस पढ़ाने का सर। अंदाज याद करवाने वाला नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन मैं ये चैप्टर इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर डिफिकल्ट है और इससे सवाल आते ही ऐसे ही। ठीक है, तो अगर आपको अभी पढ़ते हुए चीजें याद हो जाएंगी तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि पेपर में तो आधा महीना, एक महीना, 14-15 दिन तो रह गए। ठीक है जी, तो बाकी कल का टॉपिक प्रोबेबली अगर ये एंड नहीं होता तो हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी क्लीनिंग एंड शेपिंग एंड ऑब्जर्वेशन के जो टॉपिक्स हैं ये हमारे वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं दोबारा भी, और रीट्रीटमेंट मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा इन तीनों टॉपिक्स को। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो मेजॉरिटी का पार्ट है वो मैं इम्पोर्टेंट पार्ट मैं कवर करवाऊं, और जो मेरी वीडियो लेक्चर में पार्ट नहीं है वो भी मैं कवर करवाऊं और एक फास्टर सा रिव्यू दूं, ताकि आप लोग सबके लिए आसानी हो जाए। और मेरी डिटेल्ड क्लीनिंग शेपिंग की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। मेरा फास्टर रिव्यू भी समझे छोटा ही नहीं होगा, उसमें भी 2 से ढाई घंटे होंगे। तो क्लीनिंग शेपिंग के भी 2 से ढाई घंटे, इसी तरह ऑब्जर्वेशन के भी 2 से ढाई घंटे, और रीट्रीटमेंट के भी 2 से ढाई घंटे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन पे लेक्चर पहले भी दिया जा चुका है, इसका लेक्चर मेरा पहली दफा मैं दे रहा हूँ इसका इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अच्छा जी, तो बैक टू द टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीसीटी की हमने बात की, तो आपने सबसे पहले क्या पूछना है सीबीसीटी वाले से? भाई वॉक्सल साइज क्या है। दूसरा सवाल क्या पूछेंगे आप? दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई फील्ड ऑफ व्यू क्या है तुम्हारी, तुम्हारे पास जो मशीन है उसमें फील्ड ऑफ व्यू क्या है। कभी कभार फील्ड ऑफ व्यू कुछ मशीन्स में दो तीन फील्ड, मल्टीपल फील्ड ऑफ व्यूज होती हैं, कभी कभार एक ही फील्ड ऑफ व्यू होती है। जैसा आपको मैंने बताया था, हमारी नंबर 8 रिकमेंडेशन थी मेरे ख्याल से, कि जो फील्ड ऑफ व्यू होनी चाहिए, यानी कि जो जो भी एक्सरे होनी चाहिए वो अलाडा के प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए, एज लो एज डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल। तो जितना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगी? रेडिएशन डोज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू से रेडिएशन डोज बढ़ जाएगी। जब फील्ड ऑफ व्यू से रेडिएशन डोज बढ़ जाएगी तो अगर आपको जरूरत नहीं है बड़े एरिया की तो आपने बड़ा नहीं करवाना, एज लो एज डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल। अगर आपको तीन तीन दांतों का करवाना है तो आप लो फील्ड ऑफ व्यू रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई एनॉमली है, कोई टीएमजे को देखना है या कुछ ऐसी जगह को देखना है तो आप बड़ा फील्ड ऑफ व्यू लेंगे। तो फील्ड ऑफ व्यू से जितना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगी? रेडिएशन बढ़ जाएगी, और उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फील्ड ऑफ व्यू, लो फील्ड ऑफ व्यू एंडोडोंटिक्स के लिए कामयाब है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फील्ड ऑफ व्यू में। फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करेगी तीन चीजों पे। क्या तीन चीजें? कि आपको क्या काम करना है, डायग्नोस्टिक टास्क क्या है आपका। ठीक है, डायग्नोस्टिक टास्क, टाइप ऑफ पेशेंट, मोटा पेशेंट है, बड़ा पेशेंट है, छोटा पेशेंट है, बच्चा पेशेंट है। ऑब्वियसली अगर बच्चा है तो आप उसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा फील्ड ऑफ व्यू ही रखेंगे। ठीक है, बड़ा फील्ड ऑफ व्यू लेकर आपने कुछ तीर नहीं मार लेना, तो फिर छोटे फील्ड ऑफ व्यू में ही आपका काम हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बड़ा पेशेंट है तो ऐसा हो सकता है कि उसका मुंह बहुत बड़ा हो, यानी कि जॉ उसका बहुत बड़ा हो। खवातीन का जॉ छोटा होता है, मर्दों का जॉ बड़ा होता है। तो टाइप ऑफ पेशेंट में इसी तरह का टाइप ऑफ पेशेंट आ जाएगा जिसका जॉ बड़ा छोटे के हिसाब से आपको उसको मैनेज करना होगा। और तीसरी चीज आ जाएगी स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट, कि आपको कितने रेजोल्यूशन की इमेज चाहिए। कि आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए, यानी कि आपको वर्टिकल रूट फ्रैक्चर देखना है दांत के अंदर, आपको क्रैक देखना है दांत के अंदर, या आपको कोई बड़ी चीज देखनी है दांत के अंदर, यानी कि आपको कोई कनाल एनाटमी देखनी है या कनाल देखनी है। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन जितना ज्यादा आपको हाई चाहिए होगा उतना फील्ड ऑफ व्यू आपको कम करना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले डायग्नोस्टिक टास्क की, कि जितनी सिस्टमिक कंडीशंस हैं उनके लिए आपको
कैसा चाहिए? लार्ज फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। और जितनी डेंटल दांतों से रिलेटेड कंडीशंस हैं, यानी कि दांत की रूट कनाल से रिलेटेड है या इस तरह की कोई चीज लार्ज। आरसीटी से रिलेटेड है, तो वो फील्ड ऑफ व्यू छोटा चाहिए आपको। ठीक है जी। अच्छा, टाइप ऑफ पेशेंट में मैंने आपको बता दिया, पेशेंट के साइज पे आ जाएगा। जितना ज्यादा पेशेंट का साइज होगा उतना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आपको उस हिसाब से मैनेज करना होगा, क्योंकि एनाटमी उतनी कैप्चर होगी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का मुंह बड़ा है तो आपने अगर लो फील्ड ऑफ व्यू कर दिया उसका, तो लो फील्ड ऑफ व्यू में एरिया कैप्चर नहीं हो सकेगा। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बता ही दी है कि भाई एंडोडोंटिक पर्पजेस के लिए लेस देन, आई गेस, सॉरी इट गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स की स्पेशल बात कर रहे रेजोल्यूशन। हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। सॉरी डॉक्टर अफीफा, इट गॉट डिस्कनेक्टेड, नाउ इट्स बैक टू नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको रूट कनाल के लिए करवाना होगा या आपको कोई एंडोडोंटिक रिक्वायरमेंट के लिए करवाना होगा, तो लेस देन 0.2 मिलीमीटर, लेस देन 0.2 मिलीमीटर से कम कम होना चाहिए क्या? वॉक्सल साइज। ठीक है। और जितना ज्यादा आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए उतनी ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आपको छोटा करना पड़ेगा। स्मॉलर द वॉक्सल साइज, हायर द स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी। और 0.016 टू 0.2 मिलीमीटर के दरमियान अगर आप रहेंगे तो आप एंडोडोंटिक के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई? ये हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू के बारे में तीन बातें आ गई। फील्ड ऑफ व्यू में क्या क्या तीन चीजें हैं, क्या क्या फील्ड ऑफ व्यू किन तीन चीजों पर डिपेंड करेगी? रहेगा कि डायग्नोस्टिक टास्क मार्क है, सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ पेशेंट, एंड थर्ड नंबर पे स्पेटियल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो इन ठीक है तीन जी। चीजों पे हमारी फील्ड ऑफ व्यू तीन जो है चीजों ना पे। और बेस करेगी। स्लाइस, आप लोग लकी हैं स्लाइस थिकनेस और मेजरमेंट एक्यूरेसी पे। तीसरी पे कोई बात किताब ने मजीद नहीं की है। ठीक है। तो आपको अगर सवाल आता है कि क्या पैरामीटर्स हैं, तो क्या पैरामीटर्स लिखेंगे आप? क्या पैरामीटर्स हैं सीबीसीटी के, या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं सीबीसीटी के, तो क्या लिखेंगे आप उसमें? वॉक्सल साइज का बताएंगे और फील्ड ऑफ व्यू और स्लाइस थिकनेस या मेजरमेंट एक्यूरेसी का बता देंगे। मतलब ये 3 पॉइंट तीन पॉइंट बता पैरामीटर्स देंगे, हैं। उसके बाद फिर तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। ये सर इसमें फिर सबसे पहले वॉक्सल साइज है उसका बताना कि वाइटल एलिमेंट्स है। हम्म। और हमें जो जितना वॉक्सल साइज छोटा होगा स्पेशल रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा होगी। और एंडोडोंटिक जो है उसके लिए 0.076 से 0.6 mm तक हमें रिक्वायर्ड होती है। और बिल्कुल मतलब मिनिमम 0.3 mm से कम होनी चाहिए। उसके बिल्कुल बाद 0.3 से सेकंड कम। नंबर पे हम बता दें कि फील्ड ऑफ व्यू में डायग्नोस्टिक टास्क आ जाएगा और पेशेंट टाइप ऑफ पेशेंट, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। बिल्कुल। जिसमें हम बता देंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो पेपर के हवाले से सवाल थे वो हमने इस टॉपिक में कवर कर लिए हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से इसके आगे जितना भी पॉइंट है आप लोगों को पढ़ना है तो आप पढ़ लें, लेकिन पेपर के हवाले से उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि आप किन किन चीजों में, जो आपका ये एक चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 42 पे। ठीक है। differential diagnosis, evaluation of anatomy and complex morphology, inter-operative and post-operative assessment of endodontics। ठीक है। इन सारी चीजों में आपका यूज होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई खास बात नहीं लिखी हुई, जो बात लिखी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि आपने इम्प्लांट साइट को असेस किस तरह करना है। इन शॉर्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि इम्प्लांट्स का अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसकी क्या उसके लिए क्या कह लें कि गाइडलाइंस क्या है। ठीक है। अभी हम इसकी भी गाइडलाइंस पढ़ेंगे जो AOMR सोसाइटी ने गाइडलाइंस दी थी 2015 में।
जो कि आपका अलग सा टॉपिक बना हुआ है इसी में। जॉइंट पोजीशन स्टेटमेंट, सॉरी, जॉइंट पोजीशन स्टेटमेंट 2015 अपडेट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो 14 इसकी गाइडलाइन है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्प्लांट के केसेस में क्या करेंगे आप। इम्प्लांट के केसेस में आपने सीबीसीटी की क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। सीबीसीटी की सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है कि आप सीबीसीटी को प्राइमरी गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइमरी गाइडलाइन क्या होगी इम्प्लांट्स के लिए? पैनोरामिक रेडियोग्राफ, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपने जब भी रेडियोग्राफ यूज करना है तो उसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कम से कम रखना है इम्प्लांट के लिए भी। जब भी सीबीसीटी करना है तो फील्ड ऑफ व्यू कम से कम रखना है, ठीक है। आपने जब सीबीसीटी करना है, पहले तो इन्होंने बता दिया कि आपका इनिशियल एक्सरे क्या होगा, इनिशियल एक्सरे पैनोरामिक रेडियोग्राफ होगा, ठीक है। फिर पैनोरामिक रेडियोग्राफ के बाद अगर आपको लगता है कि पेशेंट को इम्प्लांट करवाना चाहिए, अगर पेशेंट को इम्प्लांट करवाना चाहिए तो उसने सीबीसीटी करवाना है, तो सीबीसीटी क्या होगा, लो डोजेज का होगा, यानी कि लो फील्ड ऑफ व्यू का होगा। जिधर इम्प्लांट करवाने से उधर का होगा, पूरे थोबड़े का, पूरे मुंह का नहीं लेना आपने सीबीसीटी, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू, अब आपने क्या मेजर कर सकते हैं आप इम्प्लांट डालने से पहले, यानी कि आप क्या क्या चीजें देखने के लिए सीबीसीटी करवा सकते हैं जो लिटरेचर प्रूवन है। क्या क्या चीजें हैं? लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। बोन की टोपोग्राफी, यानी कि मैपिंग ऑफ द एल्वियोलर रिज, जो एल्वियोलर रिज है उसकी मैपिंग, यानी कि कहां पे वो नीचे जा रही है, कहां पे ऊपर जा रही है, ठीक है। सर्जिकल स्टंट, जब आपको सर्जिकल स्टंट बनाने हैं तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपकी किताब में नहीं लिखी हुई है। इसमें आपकी किताब में इन्होंने बताया लिटरेचर सपोर्टेड कौन सी है, ये मैंने आपको बता दिया जो लिटरेचर सपोर्टेड है, ठीक है। जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको पैनोरामिक रेडियोग्राफ को यूज करना है, ठीक है। पैनोरामिक रेडियोग्राफ को एज एन इनिशियल असेसमेंट टूल यूज करना है फॉर इम्प्लांट्स। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आप सीबीसीटी यूज कर रहे हैं तो आपको सीबीसीटी कौन सा वाला यूज करना है, कम रेडिएशन वाला सीबीसीटी यूज करना है, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू कम वाला है लो सीबीसीटी, फील्ड ऑफ व्यू वाला। लो फील्ड ऑफ व्यू। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आप सीबीसीटी को यूज कर रहे हैं तो आप किस लिए यूज करेंगे, लीनियर मेजरमेंट्स करने के लिए यूज करेंगे। चौथा मैंने आपको बताया एल्वियोलर रिज को आपकी एल्वियोलर रिज की मैपिंग के लिए यूज करेंगे। पांचवा मैंने आपको बताया फैब्रिकेशन ऑफ सर्जिकल स्टंट। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि लिटरेचर नॉट सपोर्टेड हैं लेकिन उसके लिए यूज की जा सकती हैं, जिसमें बोन डेंसिटी आ जाएगा, इंट्रा ओरल, इंट्रा ओरल ऑपरेटिव सर्जिकल नेविगेशन आ जाएगा। ये डायनेमिक नेविगेशन की बात की जा रही है। अगर आप में से किसी को पता हो डायनेमिक नेविगेशन, और अगर नहीं पता तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम अपने क्लीनिंग शेपिंग के चैप्टर में इस बात को डिस्कस कर लेंगे। डायनेमिक नेविगेशन का मेरा ऑडियो लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग में से सब देख सकते हैं मेरे ख्याल से, या वो अनैटमी वाले चैप्टर में है या क्लीनिंग शेपिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द बोन डेंसिटी, इंट्राऑपरेटिव सर्जिकल नेविगेशन, असेसिंग इम्प्लांट इंटीग्रेशन, ठीक है, ये भी अनसपोर्टेड है। असेसिंग इम्प्लांट इंटीग्रेशन भी अनसपोर्टेड है और पैथोलॉजी डिटेक्शन ये भी अनसपोर्टेड है। तो अगर आपको किताब से पूछे वो कि क्या सपोर्टेड लिटरेचर एडवाइस करता है कि आपने इम्प्लांट के लिए सीबीसीटी किस तरह का करवाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए वो लिखेंगे। उसमें पहला पॉइंट क्या था? आपने पैनोरेमिक जो है ना वो रेडियोग्राफी के साथ से पहले उसे यूज करना है, उसके बाद एक्सेसरी तौर पे इसे यूज करना है कि अगर आपको असेस करे पैनोरेमिक रेडियोग्राफ के बाद करना चाहिए तो फिर सीबीसीटी करवाना है। सेकंड नंबर पे आपने बताया कि जो सीबीसीटी है वो स्मॉलेस्ट व्यू का आपने यूज करना है। थर्ड बिल्कुल, आपने बताया कि एल्वियोलर रीच की मैपिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, फोर्थ बताया कि लीनियर मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल, और फिफ्थ क्या था? Linear measurement. Used for linear हाँ, measurement. हाँ और ये बता दिए। Formation of surgical stand. फॉर्मेशन ऑफ हाँ सर्जरी, फॉर्मेशन। ठीक है। ये लिटरेचर सपोर्टेड है। और नॉट लिटरेचर सपोर्टेड में क्या क्या आ जाता है? बोन डेंसिटी आ जाता है, डायनेमिक नेविगेशन आ जाता है, इसके अलावा पैथोलॉजी डिटेक्शन आ जाता है और इम्प्लांट इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, यस सर। अब आ जाएं आप, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डेंटिस्ट ने 2015 में
आपको एक जॉइंट पोजीशन स्टेटमेंट दिया था, जिस जॉइंट पोजीशन स्टेटमेंट पे आज भी सीबीसीटी करवाया जाता है, वो जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहता है? सबसे पहला उसका, अब मैं लिख नहीं रहा, आप लोगों को तो कोई इशू तो नहीं है कि मैं कनेक्ट कर दूं? सर लिखने में सर टाइम ऐसे ज्यादा कनेक्ट लगता है। कर दे, नहीं लिखे ऐसे बता रही हूँ। बता दूं ऐसे ही? लेकिन असल उसके में उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर आप लोगों को ओके है तो कोई इशू नहीं ऐसे ही है, बता रही हूँ। ऐसे ही बता देता हूँ। बहुत आसान है याद करना। टोटल 14 है। कितनी है टोटल? कितनी है? 14 है। ठीक है। 14 14 में सबसे पहले ये है कि इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ आपका गोल्ड स्टैंडर्ड मोडालिटी है। ठीक है। पहला क्या हो गया? एंडोडोंटिक पेशेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस है। ठीक है। हम 5 तक पहुंचेंगे, फिर 1 से लेकर 5 तक कोई एक रिपीट कर देगा, फिर 10 तक पहुंचेंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक रिपीट कर देगा, और फिर हम 14 तक पहुंचेंगे, फिर 1 से 14 तक कोई रिपीट कर देगा। ठीक है। तो पहला क्या हो गया? इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस क्या है? इंट्राओरल रेडियोग्राफी। पहला हो गया। दूसरा ये है कि आपने लो फील्ड ऑफ व्यू सीबीसीटी तब यूज करना है जब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी डायग्नोसिस हो जो कि आप इंट्राओरल पेरिएपिकल रेडियोग्राफ के थ्रू सॉल्व नहीं कर सके। ठीक है। आसान अल्फाजों में मैंने बता दिया। अगर आपको उसको बुलेट में याद करना है तो लिख लें कॉन्ट्राडिक्टरी और नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल साइंस। ठीक है। पहला हो गया इंट्राओरल रेडियोग्राफी, पेरिएपिकल रेडियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड। दूसरा हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी और नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल साइंस। ठीक है जी। तीसरी रिकमेंडेशन ये नॉन होगी, अगर कोई एक्स्ट्रा कनाल नजर आ रही है आपको प्री ट्रीटमेंट, तब आपने सीबीसीटी ऑर्डर कर देना है। चौथी ये है कि अगर आपको इंटर अपॉइंटमेंट कोई महसूस हुई तब भी सीबीसीटी ऑर्डर कर देंगे आप। और पांचवी क्या है? अगर आपको पोस्ट ऑपरेटिव महसूस होती है तो वहां पे क्या करेंगे? यानी कि इंट्रा पोस्ट, ओरल रेडियोग्राफ। हाँ वहां पे इंट्राओरल, पोस्ट ऑपरेटिवली अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप क्या कर रहे हैं? इंट्राओरल रेडियोग्राफ कर रहे हैं। तो हमने 5 डिस्कस करनी। पहली क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्राओरल रेडियोग्राफी। दूसरी क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी अगर और नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल Contradictory साइंस। findings या इंट्रा radiograph sufficient findings ना होते। ठीक है। तो बिल्कुल। तीसरी क्या हो गई इसमें? प्री एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट अगर कैनाल कोई प्री एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, कैनाल नजर आ जाए। बिल्कुल। ठीक है। चौथी क्या हो गई? फिर इंटर अपॉइंटमेंट अगर कोई एम्बिग्विटी हो, और ठीक है। और फाइनली पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑफ इंट्राओरल रेडियोग्राफ ही करवाएंगे। तो 5 हो गई। ठीक है। अच्छा, अब रेकमेंडेशन नंबर 6 क्या है? कि अगर आपको वर्टिकल रूट फ्रैक्चर नहीं नजर आ रहा 2D पे, इनकंक्लूसिव है, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर की डायग्नोसिस इनकंक्लूसिव है, तो आप क्या करवाएंगे? लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू सीबीसीटी करवाएंगे। ठीक है। ये छठी हो गई। सातवीं ये है कि कोई आपकी एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट है जो कि हील नहीं हो रहा। 7 हो गई। ठीक है। आठवीं भी लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू सीबीसीटी है। कब? जब आपको नॉन सर्जिकल रूट कनाल ट्रीटमेंट में कोई इशू आ रहा है, आपको लग रहा है कि नॉन सर्जिकल री रूट कनाल ट्रीटमेंट आपने करना है और उसमें आपको कोई नजर आ रहा है, कोई ऑब्चुरेशन शॉर्ट है या परफोरेशन है, मतलब इन शॉर्ट सारे इश्यूज जो रीट्रीटमेंट में आ रहे हैं, उसमें भी आप क्या करवाएंगे? रिकमेंडेशन नंबर 8 है, आप इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस है सीबीसीटी। ठीक है। 9 पे आ जाए तो 9 जो है वो एपिसेक्टमी की प्लानिंग है, प्री सर्जिकल प्लानिंग एंड एपिसेक्टमी, वहां पे भी सीबीसीटी जरूरी है। और 10 है कि अगर आपको इम्प्लांट्स डालने हैं तो वहां पे आपने क्या करवाना है? सीबीसीटी करवाना है। तो टोटल हमने 10 की बात कर ली। ठीक है। पहली क्या हो गई? इंट्राओरल रेडियोग्राफी। दूसरी क्या हो गई? नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम। तीसरी क्या हो गई? प्री ऑपरेटिव एक्स्ट्रा कनाल कॉम्प्लेक्सिटी, एक्स्ट्रा कनाल या कॉम्प्लेक्सिटी।
चौथी क्या हो गई? इंटर ऑपरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हो गई? इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ और पोस्ट ऑपरेटिव। छठी क्या हो गई? वर्टिकल। टाइप के नाम। सातवीं क्या हो गई? नॉन हीलिंग कनाल। आठवीं क्या हो गई? रीट्रीटमेंट। आठवीं रीट्रीटमेंट हो गई। नवीं क्या हो गई? एपिसेक्टमी। 10वीं क्या हो गई? इम्प्लांट। ठीक है जी, 10 हो गई। अब आ जाए 11 से ऑनवर्ड्स। रिकमेंडेशन नंबर 11 बहुत जरूरी है याद करना इसको। 11 नंबर से याद कर लेंगे। 11 नंबर, रिकमेंडेशन नंबर 11, 1-1। नॉर्मली 1-1 जो दो सेंटर के दांत होते हैं, 1-1 तो ये होता है, ये 2-1 होता है, लेकिन आप याद कर लें 1 और 1। नॉर्मली ट्रॉमा में ये दोनों दांत फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। और ये बात में बहुत घुमाया जाता है आपके टॉक्स में कि 1-1 ट्रॉमा हो गया है, अब आप बताएं कि आपने कौन सा एक्सरे करना है। आप बताएंगे सर मैं पेरिएपिकल रेडियोग्राफ करूंगा, 2 एंगुलेशन पे करूंगा, 2 हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन पे करूंगा, 1 वर्टिकल एंगुलेशन पे करूंगा और 1 ऑक्लूजल रेडियोग्राफ भी करूंगा। सब बता देते हैं, आप वो बताएं और बताएं और क्या करेंगे। वो सुनना चाह रहे होते हैं क्या सीबीसीटी यहाँ पे क्या है, इंडिकेटेड है कि नहीं है, और आप नहीं बोलते सीबीसीटी, तो वहां पे आपके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि सीबीसीटी प्रॉपर इंडिकेशन बन चुकी है अब डेंटो एल्वियोलर ट्रॉमा, लग्जेशन, रूट फ्रैक्चर इंजरीज में। वो कहते हैं इट इज मच बेटर टू गेट अ सीबीसीटी डन। व्हाई? बिकॉज सीबीसीटी विल एक्यूरेटली टेल द इश्यूज। ठीक है, तो हमने रिकमेंडेशन नंबर 11 किससे याद कर ली? 1-1 ट्रॉमा। ठीक है जी। रिकमेंडेशन नंबर 12 क्या है? रिजॉर्प्शन। जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन होंगे, एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन होंगे, इंटरनल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन होंगे, वो सारे आप सीबीसीटी पे देखेंगे। और रिकमेंडेशन नंबर 13 फिर आ गया इंट्राओरल रेडियोग्राफ। जितनी भी पोस्ट ट्रीटमेंट कोई भी कंप्लेन नहीं है पेशेंट को, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, वहां पे आप इंट्राओरल रेडियोग्राफ यूज करेंगे। ठीक है। और रिकमेंडेशन नंबर 14 है कि यू मे यूज सीबीसीटी इफ यू हैव यूज सीबीसीटी फॉर असेसमेंट ऑफ फॉर असेसमेंट प्री ऑपरेटिवली। अगर आपने किसी दांत के प्री ऑपरेटिव असेसमेंट सीबीसीटी से की है तो आप उसकी पोस्ट ऑप असेसमेंट भी सीबीसीटी से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 1 से लेकर 14 तक कौन सुनाएगा? जिसको सुनाएगा उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क चॉकलेट। फर्स्ट जो है मैं कोई बता रहा है चलो। सुनाए 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 सुनाए। फर्स्ट जो है हम उसमें इंट्राओरल रेडियोग्राफी है वो है चॉइस, और सेकंड में हम बता देंगे अगर नॉन स्पेसिफिक या कॉन्ट्राडिक्टरी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं तो हम कराएंगे। फिर 3 जो है वो है इनिशियल ट्रीटमेंट, उसमें तीन आ जाती हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। पहले हम प्री ऑपरेटिव अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है उसमें करेंगे, और इंट्रा ऑपरेटिव कैल्सिफाइड के नाल में, और 5th जो थी वो इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी के लिए करेंगे। 6th जो है वो वीआरएफ के लिए करेंगे, अगर 2D इनकलक्लूसिव है तो हम उसके लिए करेंगे। ठीक है। फिर 7 पे नॉन हीलिंग एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल उसमें ट्रीटमेंट। करेंगे। और 8 जो है वो सही है, सही है। हाँ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में, और 9 एपिसेक्टमी में, और 10 जो है वो इम्प्लांट के लिए करेंगे। 11 ट्रॉमा, बंधन से याद रखेंगे ट्रॉमा, और 12 जो है वो रिजॉर्प्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन, और 13 जो है 13 किसमें करेंगे? पोस्ट अगर आपके ट्रीटमेंट एब्सेंस अगर कोई कोई ठीक 13 है, और मैं 14 नए 13 एडिशन भूल में गई लिखे। हूँ मुझे। ठीक है, 13 एब्सेंस और ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स तो हम इंट्राओरल रेडियोग्राफी करेंगे। और 13 और 14 में 14 ये है नया। कि अगर आपका टाइम ऑफ इवैल्यूएशन आपने अगर इवैल्यूएशन के टाइम पे सीबीसीटी की थी तो फिर हम उसकी एंड में भी हम उसकी पोस्ट ऑफ भी सीबीसीटी ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो 13 और 14 है ये आपके न्यू एडिशन में, तो अगर किसी को लग रहा हो कि 13 14 मैं अपनी तरफ से बना दी है, तो मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई। 14 14 जो है आपकी उसमें है, क्या कहते हैं, आपकी ये न्यू एडिशन में है। अच्छा जी। तो हमने बात कर ली किस चीज की? हमने हमने ये recommendations की बात कर ली है, जो कि जॉइंट पोजीशन स्टेटमेंट दिया था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिक्स ने, कि सीबीसीटी की recommendations क्या हैं, कब कब सीबीसीटी आपने करवाना है।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर आपने ये किसने रिकमेंडेशन दी है, ये उनका नाम बता दें, एग्जाम में नाम से आ जाता है। ये रिकमेंडेशन जो है वो अमेरिकन एसोसिएशन। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिस्ट ठीक है। उसे और अमेरिकन अकेडमी ऑफ ओरल मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजी AAOMR, इन दोनों की हैं, 2015 में आई थी हैं। ओके। ठीक है जी। हाँ जी, क्या रह गया? हाँ जी, अच्छा, अब 3 चीजें रह गई हैं और, ठीक है, तो वो 3 चीजें ये हैं: MRI, OCT और अल्ट्रासाउंड। MRI क्या होता है और किस लिए यूज होता है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। क्या होती है? इमेजिंग है, और ये सॉफ्ट टिश्यूज की डिटेल्स के लिए हम सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल्स के लिए यूज होती है, और सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल्स के लिए यूज होती है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये। क्या है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और एक सेकंड, एक सेकंड में, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और किस चीज के लिए यूज हो रही है ये सॉफ्ट टिश्यू को चेक करने के लिए यूज हो रही है। अब सॉफ्ट टिश्यू में आपके पास TMJ आ जाता है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में आपके पास कोई पेरीएपिकल पैथोलॉजी आ जाती है, ठीक है। आपके पास ट्यूमर्स आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, मैक्सिलरी साइनसेस आ जाते हैं। किताब में ये भी लिखा हुआ है कि एस्परगिलोसिस में भी ये यूज होता है, ठीक है। इंफीरियर एल्वियोलर कनाल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है ये। इसके अलावा जो इसकी नई इंडिकेशन आ रही है हमारे हवाले से, वो आ रही है रीजनरेशन के केसेस में आपको जब चेक करना होता है कि पल्प रीवाइटलाइज हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। और पेरीएपिकल लीजन की हीलिंग को भी इससे डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट MRI में भी बहुत सारी डिफरेंट यूज होती हैं, टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। जो सबसे कॉमनली टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है वो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है। अब इसकी फर्दर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो MRI के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो जल्दी जल्दी से कोई रिपीट कर दें। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, सॉफ्ट टिश्यू की नॉन आयनाइजिंग के बारे में ना, डिटेल जब भी नॉन रिकॉल करते हैं। आयनाइजिंग लिखें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब भी नॉन आयनाइजिंग लिखें तो उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा नॉन कैंसर प्रोड्यूसिंग, तो एक और पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है। नॉन कैंसर प्रोड्यूसिंग और हीलिंग ऑफ पेरिएपिकल लीजन एंड पल्प वाइटलिटी इन रीजनरेशन। बिल्कुल, पल्प वाइटैलिटी, रीजनरेशन, TMJ, सॉफ्ट टिश्यूज, आपका इसमें कैंसर, ट्यूमर्स, ट्यूमर्स, जो ठोकना है ठोक दे, ठीक है। एनी ये हमारे पास स्वेलिंग, ये हमारे पास पेरीएपिकल हीलिंग चेक करने के लिए, न्यूरोवैस्कुलर बंडल को चेक करने के लिए, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व कनाल को चेक करने के लिए, मेंटल नर्व को चेक करने के लिए, ये सारी चीजें आप इसमें डाल दें, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होती है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है। नॉन इन्वेजिव है, टोपोग्राफी। नॉन इन्वेजिव है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। और ये ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी होती क्या है कि ऑप्टिकल वेव्स जो है वो आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को जाकर पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। ये ज्यादातर जो यूज होती है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, वो आई की फील्ड में यूज होती है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज करते हैं टू चेक द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस और रेटिना और लेंस, इन सारी चीजों का डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसके थ्रू ऑप्टिकल वेव्स, यानी कि लाइट की वेव्स, हमारे दांत के अंदर एंटर की जाती हैं, और दांत के अंदर एंटर करके वो जब दांत के अंदर एंटर करते हैं तो उन अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की वजह से वो क्या करती हैं, सॉरी, दांत की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की वजह से वो इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं, और वो इमेजेस सिग्निफाई करती हैं क्रॉस सेक्शनल सरफेस ऑफ द टूथ। यानी कि अगर कोई दांत में क्रैक है
तो वो ऑप्टिकल वेव अंदर जाएगी और ऑप्टिकल वेव वहां पे क्रैक की वजह से वहां पे वो एक इमेज क्रिएट कर देगी कि यहाँ पे क्रैक है। अगर आपने कोई प्रॉक्सिमल रेस्टोरेशन की है और प्रॉक्सिमल रेस्टोरेशन में वहां पे मार्जिनल आपने सही तरह से रेस्टोरेशन बिल्ड नहीं की और वहां पे मार्जिनल लीकेज है, तो उस चीज को वो आइडेंटिफाई कर देगी। ठीक है। नॉर्मली जो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में वेव्स यूज होती हैं वो खैर इस बात को छोड़ दें। और ये जो वेव्स होती हैं ये इंफ्रारेड लाइट वेव्स होती हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या क्या बात कर ली, ये एक इंफ्रारेड लाइट वेव्स होती हैं। ठीक है। ये किसी भी स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करती हैं, यानी कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर पे इसको मारते हैं इन वेव्स को तो उनको पेनिट्रेट करती हैं और पेनिट्रेट करने के बाद उनकी एक क्रॉस सेक्शनल इमेज बना लेती हैं। ठीक है। वो जो क्रॉस सेक्शनल इमेज होती है वो एक इंफेरोमीटर डिवाइस होती है, उसके थ्रू बन रही होती है। वो इंफेरोमीटर डिवाइस जब ये क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाता है, अगर आप नेट पे भी जाकर गूगल पे लिखेंगे तो वो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस आपको मिल जाएंगी। वो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस से आप क्या चीज हासिल कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। उसमें इसकी जो ओसीटी के यूजेस हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के यूजेस हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है डेंटल कैरीज में। आप प्राइमरी कैरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद ओसीटी। अब आप कहेंगे प्राइमरी कैरीज को आइडेंटिफाई ओसीटी से क्यों बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि रेडियोग्राफ डिलेड उसको उसका रिस्पॉन्स बता रहा होता है एज कंपेयर टू ओसीटी। ओसीटी बहुत उसको पहले डायग्नोस कर सकती है। इसी तरह रिकरेंट कैरीज, रेजिडुअल कैरीज, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ओसीटी बता सकती है। डेंटल रेस्टोरेशन की किस तरह की उनकी परफेक्शन से हुई हुई है, कोई उनमें मार्जिनल लीकेज तो नहीं है, उनमें रिकरेंट कैरीज तो नहीं हो रही, ये भी बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। तो हमने ओसीटी के बारे में दो इसकी एप्लीकेशंस पढ़ ली, एक डेंटल कैरीज में और एक डेंटल रेस्टोरेशन में। इसके अलावा आप ओसीटी को डेंटल एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट को आप इमेज क्रिएट करें, इमेज क्रिएट जो हो जाए क्रॉस सेक्शनल इमेज, वो पेशेंट को दिखाएं और पेशेंट को एजुकेट करते हैं, देखें ये चीजें बता रहा है। और आप स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं कि ये देखें ये इनेमल की लेयर थी, क्योंकि जो ऑप्टिकल इंफ्रारेड रेज है वो इनेमल को जब पेनिट्रेट करेंगी और फिर डेंटिन को पेनिट्रेट करेंगी तो अलग क्रॉस सेक्शनल इमेज बनेगी, इनेमल की अलग लेयर बनेगी, डेंटिन की अलग लेयर बनेगी। तो आप उसको एजुकेशन वे में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंडोडोंटिक्स में यूज हो सकता है टूथ क्रैक्स को देखने के लिए। इसके अलावा पेरोडोंटल डिजीज में यूज हो सकता है। ठीक है। और डेंटल इम्प्लांट्स की ऑसियो इंटीग्रेशन, डेंटल इम्प्लांट्स इंफ्रीएल्वियोलर नर्व से कितने करीब हैं कितने दूर हैं, इन सारी चीजों में ये यूज हो सकता है। ये एक चार्ट है पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ ओसीटी इन डेंटिस्ट्री। आप लोगों के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बता दिया क्योंकि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एक नई चीज है डेंटिस्ट्री में, जो कि इमर्जिंग फील्ड में है और इमर्ज हो रही है, तो आप लोगों को पता ये होनी क्वेश्चन भी चाहिए। आया था एक मेरा ख्याल है। आईएमएम वालों को आ चुका है ओसीटी पे क्वेश्चन, क्या अल्ट्रासाउंड पे आया था? नो सर, पार्ट टू पे आया था। हाँ, पार्ट ऑप्टिकल 2 में ओसीटी ऑप्टिकल पे। कोहेरेंस टोमोग्राफी पे सवाल आ चुका है। ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद वो अल्ट्रासाउंड न्यू पे भी आ चुका टेक्नोलॉजी सर, वो न्यू टेक्नोलॉजीज पे आया था उसमें IMM में।